मूवी की शुरुआत होती है 1895 नॉर्थ आइसलैंड में। हम देखते हैं किंग गुराब को जो अपनी आर्मी के साथ जंग से वापस आया है। किंग सबसे पहले अपने बेटे और रानी से मिलता है क्योंकि बहुत समय बाद वो उनसे मिल रहा है। रानी किंग से उसके भाई फ्योनिर के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो जल्द आने वाला है। फिर किंग अपनी जनता के सामने बैठता है और उसके सैनिक उसके सामने वो खजाना रखते हैं जो वो जंग में जीत कर लाए हैं। किंग एक सोने का हार उठाता है और अपने बेटे एमलेथ को पहनाता है। एमलेथ बहुत खुश होता है और अपने पिता का शुक्रिया अदा करता है। अब किंग का भाई फ्योनिर भी आ जाता है और सभी मिलकर जश्न मनाने लगते हैं। रात में राजा रानी को बताता है कि उसे जंग के दौरान गहरी चोट लगी है जिसके कारण वो ज्यादा दिनों तक जंग नहीं लड़ पाएगा और इसलिए उसे अपने बेटे एमलेथ को राजा बनने के लिए तैयार करना होगा। लेकिन रानी कहती है कि एमलेथ राजा बनने के लिए अभी बहुत छोटा है। तो राजा कहता है उसके दादा ने भी इतनी उम्र में राज किया था। अब रात में राजा अपने बेटे को लेकर एक पुराने टेंपल में जाता है और बताता है कि उसको भी एमलेथ के दादा यहीं लेकर आए थे जब वो छोटा था। फिर वो अपने धर्म के कुछ रिचुअल्स करते हैं जिससे किंग अपने बेटे को एक ऐसा राजा बनने के लिए तैयार कर सके जो अपने लोगों और परिवार की रक्षा करे। रिचुअल्स खत्म होने के बाद जब वो वापस जाने लगते हैं तो रास्ते में किंग पर मास्क पहने हुए सैनिक तीरों से हमला कर देते हैं जिससे किंग बहुत जख्मी हो जाता है। वो अपने बेटे से कहता है कि वो वहां से भाग जाए। जब राजा गिर जाता है तब उनका लीडर अपना मास्क उतारता है और किंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो लीडर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई फ्योनिर था। फ्योनिर ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो खुद राजा बनना चाहता था। किंग कहता है मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे अपने बेटे के लिए। एमलेथ दूर से ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके चाचा ये सब कर सकते हैं। अब फ्योनिर अपनी तलवार निकालता है और राजा कहता है मुझे मार दो। फ्योनिर बिना किसी दया के उसका सर काट देता है। एमलेथ अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। फ्योनिर अपने सैनिकों को आदेश देता है कि एमलेथ को ढूंढकर मार डालो। सैनिक जंगल में हर जगह उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन एमलेथ छुप जाता है और वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते। तभी एक सैनिक एमलेथ पर पीछे से हमला कर देता है लेकिन एमलेथ उसे जख्मी कर देता है। अब एमलेथ अपनी माँ को बचाने के लिए किले में जाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही फ्योनिर के सैनिक उसकी माँ को वहां से ले जाते हैं। अब एमलेथ को भारी मन के साथ ये किला छोड़ना पड़ता है। वो एक बोट लेकर समुद्र में निकल पड़ता है और जाते वक्त कहता है मैं एक दिन वापस आऊंगा और अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। इसी दौरान वो सैनिक जिसे एमलेथ ने जख्मी किया था फ्योनिर के पास जाकर कहता है कि उसने एमलेथ को मारकर समुद्र में फेंक दिया है। अब कई साल गुजर जाते हैं। एमलेथ बड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि वो कुछ रशियन सैनिकों के साथ है। वो एक गांव की तरफ जा रहे हैं जिसे वो लूटने वाले हैं। अब रात में वो एक स्पेशल रिचुअल करते हैं जो वो हर जंग से पहले करते हैं। अगली सुबह वो लोग उस गांव तक पहुंच जाते हैं। एक गार्ड उन पर भाला फेंकता है लेकिन एमलेथ उसे पकड़कर वापस उसी गार्ड पर फेंकता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो गांव पर हमला करते हैं और सभी लोगों पर बहुत ही बेरहमी से अटैक करते हैं। तब हमें पता चलता है कि एमलेथ कितना पावरफुल फाइटर बन चुका है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। एमलेथ के साथी हर किसी को बेरहमी से मार रहे होते हैं लेकिन एमलेथ सिर्फ उन्हीं लोगों पर हमला करता है जो उसके सामने तलवार लेकर खड़े होते हैं। वो ना औरतों को मारता है ना बच्चों को और ना ही बुजुर्गों को। इसी वजह से एक सैनिक उसके पास आता है और कहता है जब तुम छोटे थे तभी मैं तुम्हें देखकर समझ गया था कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो। अब रात में एमलेथ एक अजीब सी औरत का सपना देखता है। वो उससे कहती है कि वो किंग गुराब को कभी ना भूले। वो उसे बताती है कि उसे एक इजीलैंड पर जाना होगा जो नॉर्थ में है, एक आग वाली झील के पास जो एक काले पहाड़ से निकलती है। और वो उसे एक पुराने घर तक जाने के लिए कहती है। वहाँ उसे अपनी तकदीर की तलवार मिलेगी जिससे वो अपने पिता के कातिल से बदला ले सकेगा। और वो ये भी कहती है कि वो अपनी तकदीर से कभी भाग नहीं सकता। अगली सुबह सैनिक गुलामों को अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप को उपासला नाम की जगह पर भेजा जाता है और दूसरे ग्रुप को गुलामों की मार्केट में बेचा जाना होता है। एमलेथ सुनता है कि वो लोग ताकतवर गुलामों को उसके चाचा फ्योनिर के पास भेजने वाले हैं। तब वो एक सैनिक से बात करता है जिससे पता चलता है कि फ्योनिर अब नॉर्वे का राजा नहीं रहा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि नॉर्वे के राजा हार्लेड ने उससे राज छीन लिया। तब से फ्योनिर अपनी पत्नी और बेटे के साथ बॉर्डर की तरफ भाग गया था और अब सिर्फ एक चरवाहा बन गया है। ये सुनकर एमलेथ डिसाइड करता है कि यही उसके बदले का सही वक्त है।
वो अपने बाल काट लेता है और अपने जिस्म पर गुलामों जैसी निशानियां लगा लेता है और जल्दी से वो उन गुलामों के साथ बोट में चढ़ जाता है जो आइसलैंड जा रहे होते हैं ताकि अपने चाचा से बदला ले सके। रास्ते में एक गुलाम औरत एमलेथ को पहचान जाती है और कहती है, ये कपड़े पहनकर तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते नॉर्थ के आदमी। उसकी बातों से पता चलता है कि वो एक जादूगरनी है। फिर वो लोग अपना सफर समुद्र की तेज लहरों के बीच तय करते हैं और लगता है जैसे बोट डूब जाएगी, लेकिन अगले दिन वो आइसलैंड पहुंच जाते हैं। वहाँ एमलेथ उस सैनिक को देखता है जिसे उसने कभी जख्मी किया था। फिर वो लोग उनको उस जगह तक लेकर जाते हैं जहाँ उन्हें काम करना है। वही जादूगरनी एमलेथ से पूछती है कि वो इस जगह क्यों आया है। एमलेथ कहता है कि उसकी किस्मत उसे यहाँ ले आई है ताकि वो सब कुछ वापस ले सके जो उससे कभी छीन लिया गया था। जब उसने पूछा कि क्या, तो एमलेथ कहता है माँ, बाप और राज। एमलेथ कहता है मेरे बाप का जो कातिल है वो इसी न्यूजीलैंड पर छुपा है और वो तब तक नहीं जाएगा जब तक उससे बदला नहीं ले लेता। तब वो जादूगरनी अपना परिचय देती है और कहती है कि उसका नाम ओल्गा है और कहती है कि वो भी इसी न्यूजीलैंड से भागने का सोच रही है। फिर हम देखते हैं फ्योनिर को अपने छोटे बेटे के साथ। उसका बेटा पूछता है कि उन्हें गुलामों का काम क्यों करना पड़ रहा है। फ्योनिर कहता है पता नहीं अगले साल हम राजा रहेंगे या गुलाम, दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर गुलामों का एक झुंड लाया जाता है जिन्हें फ्योनिर के सामने पेश किया जाता है, लेकिन जैसे ही फ्योनिर उन्हें देखता है वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब बहुत कमजोर हैं और किसी काम के नहीं। तो वो सैनिकों को हुक्म देता है कि वो सबको बेच दें। तब एमलेथ अपनी चालाकी दिखाता है। वो अजीब हरकतें करता है ताकि फ्योनिर का ध्यान उस पर जाए और ये चाल काम भी कर जाती है। फ्योनिर उसके पास आता है और उसका बेटा थोरिन भी उसकी ताकत देखने के लिए आता है। फ्योनिर को एमलेथ पसंद आ जाता है। जब उसने उसका नाम पूछा तो एमलेथ कहता है कि उसका नाम बजोरन है। फ्योनिर कहता है कि इंसान की ताकत उसके नाम में ही होती है। वो डिसाइड करता है कि एमलेथ को इस न्यूजीलैंड पर अपने पास ही रखेगा, लेकिन वो उसे धमकी भी देता है अगर तुम विश्वास के लायक नहीं निकले तो मैं खुद तुझे मार दूंगा। वहीं उन्हें किचन में कपड़ों के काम के लिए 2 लड़कियों की जरूरत होती है, तो वो ओल्गा को भी उन्हीं लड़कियों में से एक चुन लेते हैं और बाकी सबको बेचने का ऑर्डर दे दिया जाता है। रात को एमलेथ उठता है जब सब सो रहे होते हैं। तब वो चुपके से निकलता है देखने के लिए किस जगह कौन रहता है और उनके पास क्या क्या हथियार हैं, और वो बार बार वही 3 लाइन दोहराता है, मैं अपने बाप का बदला लूंगा, माँ को बचाऊंगा और फ्योनिर को मार डालूंगा। अगली सुबह एमलेथ भी बाकी गुलामों के साथ काम करता है। जब वो कपड़े लेकर फ्योनिर के घर के अंदर जाता है तो वहाँ वो अपनी माँ को देखता है। वो फ्योनिर के बालों में कंघी कर रही होती है। दोनों के बीच में प्यार दिखाई देता है। एमलेथ घर से बाहर निकलता है और ओल्गा उसे मिलती है। वो पूछती है क्या उसे वो मिला जो वो ढूंढ रहा था। एमलेथ कहता है कि हाँ उसे मिला, लेकिन वो अभी सही वक्त का इंतजार कर रहा है अपना हक वापस लेने के लिए। तभी 2 सैनिक आते हैं और ओल्गा को ऑर्डर देते हैं कि वो फ्योनिर के पास जाए जैसे उसे कहा गया था। ओल्गा एमलेथ से पूछती है अगर मैं खो गई तो क्या तुम मुझे ढूंढने आओगे, लेकिन एमलेथ कोई जवाब नहीं देता। सैनिक उसे ले जाते हैं। रात को एमलेथ फिर से निकलता है। इस बार एक काला भेड़िया और एक कौवा उसकी मदद करते हैं और उसे एक खास केव तक ले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाता है एक बूढ़ा जादूगर दिखता है जो एमलेथ को अच्छी तरह जानता है। उसके पास एक आदमी का कटा हुआ सर होता है जिसे मारने से पहले फ्योनिर ने उसकी जुबान काटकर उसकी आंखें बाहर निकाल दी थी। जो जादूगर उसका सर दोबारा जोड़ता है और सर दोबारा बोलने लगता है। फिर वो एमलेथ से पूछता है कि नॉर्थ वालों ने उसके बदले के लिए कौन सा हथियार चुना। वो सर बोलता है ये तलवार सबसे माहिर लोहार ने बनाई है, एक ऐसे लोहे से जो दुनिया में बहुत रेयर है और सीक्रेट भी। ये तलवार अपने मालिक के हाथ में वजन में हल्की लगती है और इतनी तेज है जैसे एक ड्रैगन का दांत। इसका ब्लेड कभी झुकता नहीं, ना ही ठंडा पड़ता है। इस तलवार का नाम है ड्रोगर, जिसका मतलब होता है अमर। जब एमलेथ जादूगर से कहता है कि वो उसे तलवार दिखाए तो जादूगर कहता है उसे देखने के लिए तुम्हें एक आदमी के पास जाना पड़ेगा जिसका नाम है साकिन अल्टाल। फिर वो एक सांप निकालता है जो धीरे धीरे एक रस्सी बन जाता है। एमलेथ उस रस्सी के सहारे नीचे एक पुरानी जगह में जाता है जिसका जिक्र जादूगर ने किया था। वहाँ वो एक पुराने वॉरियर की बॉडी को देखता है, उसके पास वही तलवार होती है। जब एमलेथ उस तलवार को लेने की कोशिश करता है वो वॉरियर अचानक जिंदा हो जाता है और एमलेथ पर जोर से हमला कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद एमलेथ उसे हरा देता है। तब पता चलता है कि यह सब एक विजन था, लेकिन जैसे ही एमलेथ उस वॉरियर को हरा देता है वो तलवार उसके पास आ जाती है।
एमलेथ वो तलवार लेकर निकलता है और सोचता है कि इसे कहीं छुपा दे, यहाँ कोई ढूंढ ना सके। तभी फ्योनिर के कुछ सैनिक उसके पीछे से गुजरते हैं, लेकिन एमलेथ उनसे बच जाता है। वो तलवार को जमीन में दबा देता है, जहां से उसे कोई तब तक नहीं निकाल सकता जब तक बदले का सही वक्त ना आ जाए। अगले दिन आइसलैंड में एक सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही होती है। फ्योनिर का बेटा एमलेथ से पूछता है, क्या तुम्हें लड़ना आता है? एमलेथ कहता है हाँ। उसके बाद एमलेथ को भी उन लोगों के साथ ले लिया जाता है और सब निकल पड़ते हैं उस जगह की तरफ जहां सेलिब्रेशन होने वाला है। जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं, सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। सैनिकों और गुलामों को 2 टीम्स में बांट दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे के अगेंस्ट एक खूनी खेल खेल सकें। गेम के नियम ये होते हैं कि टीम को बॉल उठानी है, भागना है और दूसरी टीम के एरिया में जाकर गोल करना है। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये खेल मौत तक जा सकता था। शुरुआत में एमलेथ को गेम के रूल्स समझ नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे उसकी टीम के लोग एक एक करके मरने लगते हैं, तब उसे सब समझ आ जाता है। सामने वाली टीम में एक बड़ा जायंट सैनिक होता है जो सबको मार रहा होता है। आखिर में सिर्फ एमलेथ और जायंट सैनिक बचते हैं। जायंट सैनिक बॉल उठाता है और एमलेथ पर फेंकता है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तभी फ्योनिर का छोटा बेटा फील्ड में आ जाता है और बॉल उठाता है और गोल करने के लिए भागता है। जायंट सैनिक एमलेथ को धक्का देकर गिरा देता है और वो फ्योनिर के बेटे को मारने लगता है। लेकिन एमलेथ सही वक्त पर उठता है और जायंट पर तब तक हमला करता है जब तक वो मर नहीं जाता। फ्योनिर और उसकी पत्नी तुरंत भागते हैं अपने बेटे के पास। जब बच्चा होश में आता है तो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि वो ठीक है। रात को सब लोग पार्टी करते हैं। फ्योनिर का बड़ा बेटा थोरिन एमलेथ से बहुत खुश होकर बातें करता है क्योंकि एमलेथ ने लॉयल्टी दिखाई थी और उसके छोटे भाई की जान बचाई। एमलेथ को बताया जाता है कि जब वो फार्म पे वापस जाएगा तो एमलेथ को कुछ नए लोग मिलेंगे और उसका काम पहले जैसा मुश्किल नहीं रहेगा। उसे दूसरे गुलामों का लीडर बनाया जाएगा और उसे एक गुलाम लड़की भी मिलेगी जिससे वो अपनी पत्नी बना सकता है। लेकिन आखिर में उसे ये भी बताया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा गुलाम ही रहेगा, कभी आजाद नहीं होगा। अगले दिन रात को एमलेथ 2 सैनिकों के घर जाता है और चुपके से उन्हें मार डालता है बिना किसी को पता चले। अगली सुबह थोरिन शॉक हो जाता है जब वो दोनों की डेड बॉडीज को देखता है। उनको बहुत ही बेरहमी से मारा गया होता है। उनकी बॉडीज टुकड़े टुकड़े करके एक लकड़ी के घोड़े के रूप में लटकाई गई होती हैं। थोरिन काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो दोनों उसके करीबी दोस्त थे। फ्योनिर और उसकी पत्नी उसे संभालते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी मौत का बदला जरूर लेंगे। थोड़ी देर बाद इजलैंड की एक जादूगरनी आती है और बताती है कि जिस तलवार से उनकी मौत हुई है वो इजलैंड की नहीं लगती, और वो ये जरूर कहती है कि जिसने ये किया वो वापस जरूर आएगा क्योंकि ये तलवार एक खूनी तलवार है जो मौत के लिए तरसती है। वो फ्योनिर से कहती है कि किसी एक लड़की को उन्हें देवता के लिए बलि चढ़ाना पड़ेगा ताकि वो सबकी रक्षा कर सके। रात को वो लोग बलि की तैयारी करते हैं, लेकिन एमलेथ सही वक्त पर पहुंच जाता है और उस लड़की को बचा लेता है और उस जादूगरनी को मार डालता है और प्रिस्ट को मारकर उसकी बॉडी को लटका देता है और बाकी सभी को बांध देता है। फ्योरिन और उसकी पत्नी जब ये सब देखती हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि एकदम से आइसलैंड में अजीब और डरावनी चीजें होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद ओल्गा डिसाइड करती है कि वो एमलेथ की मदद करेगी। वो एक जादू करती है जिससे आइसलैंड के कई सैनिक अपनी जान ले लेते हैं। फिर एमलेथ अपनी माँ के घर जाता है और उनका इंतजार करता है। जैसे ही वो आती है एमलेथ छुप जाता है और फिर अचानक से तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है, मैं तेरा बेटा हूँ। उसकी माँ उसे देखकर शॉक हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि एमलेथ अभी भी जिंदा है। एमलेथ उसे बताता है कि वो जिंदा जरूर है लेकिन अंदर से मर चुका है और उसकी जिंदगी तभी पूरी होगी जब वो अपने पिता की मौत का बदला लेकर अपने चाचा को मार देगा। तब उसकी माँ कहती है कि वो बिल्कुल अपने पिता जैसा है और फिर वो उसे सच बताती है कि वो फ्योनिर से प्यार करती थी, तुम्हारे पिता से नहीं। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो कहती है, मैंने ही फ्योनिर से गुजारिश की थी कि वो तुम्हारे पिता को मार दें क्योंकि ना तो मैं उसे चाहती थी ना ही उसके बेटे को। सबसे बड़ा धोखा तो ये था कि उसने फ्योनिर के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि एमलेथ को भी मार दिया जाए जब वो छोटा था। ये सब सुनकर एमलेथ बिल्कुल टूट जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता और उसके साथ जो भी हुआ सब उसकी माँ की वजह से हुआ। उसकी माँ एमलेथ से तलवार छीनने की कोशिश करती है और कहती है, तुम अपने बाप जैसे ही हो। एमलेथ गुस्से में उस जगह से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो प्रॉमिस करता है, मैं फ्योनिर को तो मारूंगा ही, लेकिन जिस किसी से मेरी माँ प्यार करती है उसे भी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो फ्योनिर के बेटे के पास जाता है जो बेड पर बीमार होता है ओल्गा के जादू की वजह से।
एमलेथ उसे भी मार देता है। उसके बाद वो ओल्गा से मिलता है, उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि अब उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा क्योंकि उसकी माँ अब उसे पहचान चुकी है। वो कहता है तुम कल मेरे पीछे आना, फ्योनिर के लोग मुझे पहचान चुके हैं, वो मेरे पीछे जरूर आएंगे। दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं और एमलेथ चला जाता है। सुबह होती है, फ्योनिर अपने बड़े बेटे की लाश देखता है। वो बिल्कुल हिल जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके बेटे का दिल भी निकाल लिया गया है। वो पूरी तरह से टूट जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है ये सब एमलेथ ने किया है। फ्योनिर पहले यकीन नहीं करता क्योंकि उसके हिसाब से तो एमलेथ बचपन में ही मर गया था। तभी उसकी पत्नी कहती है नहीं, वो जरूर अपने पिता की आत्मा के कहने पर यहाँ वापस आया है और वो नहीं रुकेगा जब तक तुम्हें और तुम्हारे छोटे बेटे को एक साथ ना मार दे। और वो कहती है तुम्हें उसे ढूंढना होगा और मारना होगा इससे पहले कि वो तुम्हें मार दे, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह पता लगाना होगा कि वो कौन सा गुलाम है जो एमलेथ की मदद कर रहा है। फ्योनिर उठता है, सब गुलामों को एक लाइन में बिठाता है और गुस्से में पूछता है कौन मदद कर रहा है एमलेथ की, बताओ वरना सबको मार दूंगा। जब कोई कुछ नहीं कहता तब वो उन्हें मारना शुरू कर देता है। तभी एमलेथ वहां पहुंचता है और उसे जोर से पुकारता है और जोर से चीख कर कहता है अपने बड़े बेटे का दिल उसकी जान के बदले में दे दो। मैं हूँ एमलेथ, गुराब का बेटा, काले राजा का बेटा, और मैं लौट कर आया हूँ बदला लेने के लिए। तभी सभी सैनिक एमलेथ पर हमला करते हैं, लेकिन एमलेथ सालों से जंग की ट्रेनिंग कर रहा था। वो इतना ताकतवर योद्धा बन गया था कि बिना तलवार निकाले ही उसने कई सैनिकों को मार दिया। थोड़ी देर बाद जब उसे पता चलता है कि ओल्गा भाग गई है तो वो खुद को सरेंडर कर देता है और सैनिकों को पकड़ने देता है। उस वक्त फ्योनिर वहां आता है और अपने बेटे का दिल ले लेता है, पर एमलेथ उसे कहता है तुझे किसने यकीन दिलाया कि ये तेरे बेटे का दिल है? ये तो किसी भेड़िए का दिल भी हो सकता है जिसे मैंने मारा हो। तब फ्योरिन उसे बांध देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है ताकि एमलेथ बता दे उसके बेटे का दिल कहाँ है। लेकिन एमलेथ कहता है तुम जितना चाहो मुझे मार लो, तलवार से काट लो, मैं नहीं मरने वाला, मेरा वक्त अभी नहीं आया। फ्योनिर उसे कहता है मैं दोबारा लौटूंगा, तुम्हारा दिल निकालूंगा और तुम और तुम्हारी माँ दोनों का दिल खा जाऊंगा, और उसे छोड़कर चला जाता है। तभी एक सैनिक उसकी तलवार खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता तो उसे फेंक देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ काले कौवे आते हैं और उसकी लकड़ी पर बैठ जाते हैं जिसमें एमलेथ बांधा होता है और उसकी रस्सी को काटने लगते हैं। रात में फ्योनिर अपने बेटे की मौत से बहुत उदास होता है और अपने बेटे से वादा करता है कि वो एमलेथ से बदला लेगा और उसे सबसे भयानक तरीके से मारेगा। फिर जब वो एमलेथ को देखने जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि एमलेथ वहां नहीं है, सिर्फ कुछ कौवे होते हैं और वही कौवे उस पर और उसके लोगों पर हमला कर देते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि एमलेथ और ओल्गा एक साथ हैं। ओल्गा एमलेथ को वहां से निकलने में मदद करती है और तब वो एमलेथ से कहती है कि वो उससे प्यार करती है, कि वो बदला लेना छोड़ दे, वो दोनों मिलकर किसी दूर जगह पर शांति से जिंदगी गुजारें। तब एमलेथ उसे बताता है कि वो बदले से थक चुका है और उसकी बातों से सहमत हो जाता है। वो कहता है कि उसके कुछ लोग एक दूर गाँव में रहते हैं जहाँ वो दोनों नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों एक शिप में सफर कर रहे होते हैं अपने लोगों से मिलने के लिए। तभी ओल्गा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। एमलेथ बहुत खुश हो जाता है, लेकिन क्योंकि ओल्गा मां बनने वाली है अब फ्योनिर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। एक दिन वो उनके बच्चे को जरूर नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए एमलेथ फैसला करता है कि वो खुद लौटकर फ्योनिर को मारने जाएगा ताकि वो कभी उसका पीछा ना कर सके। वो शिप के कैप्टन को अपनी गोल्ड की रिंग देता है और कहता है मेरी पत्नी को ओर्कनी तक सुरक्षित छोड़ देना। फिर एमलेथ खुद शिप से समुद्र में कूद जाता है। वो तैरते तैरते वापस इस इजीलैंड पर लौट आता है। जैसे ही वो पहुंचता है सभी सैनिकों को मार देता है। फिर वो उस आदमी के पास जाता है जिसे उसने बचपन में जख्मी किया था और वो उसकी नाक में तलवार घुसाकर उसे मार देता है। इसी दौरान फ्योनिर अपने छोटे बेटे और पत्नी से कहता है कि वो छुप जाएं और अपने बेटे से कहता है कुछ भी हो जाए अपने छुपने की जगह से मत निकलना। फिर एमलेथ घर में घुसता है और सभी गुलामों को रिहा कर देता है। वो फ्योनिर के कमरे में जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अचानक उसकी माँ उस पर तलवार से हमला करती है और उसे चोट पहुंचाती है, पर एमलेथ उसे मार देता है। तभी उसका छोटा भाई बाहर आता है और एमलेथ पर पीछे से हमला करता है, लेकिन एमलेथ उसे भी मार देता है। चाहे वो लोग उसे मारने आए थे, लेकिन एमलेथ को उनकी मौत का बहुत दुख होता है।
तभी फ्योनिर वापस आता है और अपने बेटे और पत्नी को मरे हुए देखकर हैरान हो जाता है। वो अपनी तलवार उठाता है, अपने बेटे को कंधे पर उठाता है और अपनी पत्नी को पकड़ता है और एमलेथ से कहता है, मैं तुझे हेल के गेट पे मिलूंगा और तू मरेगा जैसे तेरा बाप मरा था। अगली रात एमलेथ उस जगह पर पहुंचता है जहां उसका सामना होना था। वहां उसकी माँ और भाई की लाश होती है। वो उनको अंतिम विदा देता है बड़े दुख के साथ। फिर रात में बदले की जंग शुरू होती है। एमलेथ और फ्योनिर के बीच दोनों एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला करते हैं। एक अपने बाप का बदला लेना चाहता है, दूसरा अपने पूरे परिवार का। लड़ाई बहुत भयानक होती है। थोड़ी देर बाद फ्योनिर उस पर हावी हो जाता है और एमलेथ की तलवार गिरा देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी एमलेथ को अपने बाप की याद आती है और वो अपने अंदर की ताकत को जगाता है। अचानक उठता है और फ्योनिर का सर काट देता है, लेकिन मरने से पहले फ्योनिर भी उसे तलवार से जख्मी कर देता है और एमलेथ जमीन पर गिर जाता है। पर वो खुश होता है क्योंकि उसने अपने बाप का बदला ले लिया है। हमें पता चलता है कि बाद में ओल्गा के 2 बच्चे पैदा हुए और वो एमलेथ को तसल्ली देती है कि अब सब कुछ सुरक्षित है। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको मूवी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सकें।